बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या 1.6, जिसमें हम देखेंगे जनांकीय संरचना क्या है। ठीक है, जनांकीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जनांकीय संरचना के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दबाकर, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो है न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैनल पर जो है इस पार्ट्स को। तो यहाँ पर कहते हैं औपनिवेशिक नियमों के दौरान जब औपनिवेशिकरण हुआ था, यानी औपनिवेशिक जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, उस समय जो है औपनिवेशिक नियमों के दौरान जनांकीय स्थिति क्या थी। यानी जब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, उस समय भारत के लोगों की स्थिति क्या थी, यानी जनांकीय स्थिति क्या थी, जनांकीय संरचना क्या थी, क्या क्या थी, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जनांकीय संरचना थी उच्च शिशु मृत्यु दर। क्या थी? उच्च शिशु मृत्यु दर। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में शिशुओं की मृत्यु होती थी, जैसे जन्म होता था उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पर एक वर्ष में ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती थी। कम जीवन प्रत्याशा, यानी लोग जीना नहीं चाहते थे, जितना जीना चाहते थे मतलब जीने की उम्मीद ही कम थी उनकी, ज़्यादा जी ही नहीं पाते थे, यानी उनकी जो है जीने की प्रत्याशा बहुत कम थी। उसके बाद था व्यापक गरीबी, बहुत गरीबी में जीवन जीते थे, क्योंकि औपनिवेशिकरण था भारत पर और अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे और अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे थे। तो भारत के लोगों को जो है गरीबी बहुत थी। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोग जो है जन्मित होते थे और ज़्यादा मात्रा में ही मरते थे। तो उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। अगर स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा अच्छी होती तो जो है लोग कम मात्रा में मरते और कम मात्रा में जो है मृत्यु होती और कम मात्रा में जो है जन्मित भी होते। तो यहाँ पर उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी। तो यहाँ और देखिए क्या है इसका पॉइंट, अगला पॉइंट है इसका बहुत कम साक्षरता, यानी लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, इसलिए अंग्रेजों के लिए यहाँ पर भारत पर शासन करना और भी आसान हो गया था। तो यहाँ पर लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, बहुत कम साक्षर थे, कोई यानी दो चार, यानी बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। ठीक है, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी लोगों को नहीं मिल रही थी, बहुत ही खराब सुविधाएं थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी स्वास्थ्य के मामले में भारत की। ठीक है, तो खराब स्वास्थ्य सुविधाएं थी, बहुत कम साक्षरता थी, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर थी और उच्च शिशु मृत्यु दर थी, कम जीवन प्रत्याशा थी और व्यापक गरीबी थी। तो ये जो है 6 पॉइंट थे, 6 कारण थे जिसके कारण जो है जनांकीय संरचना यानी लोगों की स्थिति कैसी थी ये बताते हैं। औपनिवेशिक नियमों के दौरान जो जनांकीय संरचना की स्थिति क्या थी, यानी लोगों की दुर्दशा क्या थी, लोगों की स्थिति क्या थी, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं एक बार ताकि आपको याद हो जाए। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर थी, बहुत कम साक्षरता थी, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उच्च शिशु मृत्यु दर थी और कम जीवन प्रत्याशा, लोग कम जीना चाहते थे और व्यापक गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। तो ये 5-6 कारण थे जो कि औपनिवेशिकरण के दौरान यहाँ पर जनांकीय स्थिति को दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चैप्टर में। ठीक है, आगे देखिए 1.7 कहता है व्यावसायिक संरचना, यानी जो व्यावसायिक संरचना थी वो क्या थी। ठीक है, व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्राथमिक व्यवसाय का प्रावधान था। व्यावसायिक संरचना में क्या था कि प्राथमिक व्यवसाय का प्रावधान किया गया था। प्राथमिक व्यवसाय में क्या होता था, कृषि क्षेत्र से संबंधित था प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें लगभग जो है 75% जो है लोग कार्यशील थे। कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में जो है यहाँ पर क्या था, प्राथमिक व्यवसाय का प्रावधान था। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, भारत में क्या था उस समय जो है, भारत में जो है प्राथमिक व्यवसाय कृषि था। तो 75% लोग जो है कृषि पर निर्भर थे। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें थी, जो विनिर्माण था। यहाँ पर विनिर्माण क्या था, 25% लोग ही केवल विनिर्माण क्षेत्र में जो है संलग्न थे, बनाते थे। और उसके बाद है कृषि क्षेत्रीय अंतर भी बहुत सारे थे।
क्षेत्रीय अंतर का मतलब होता है जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यबल था, अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग जो है आप रोजगार उपलब्ध था, तो अलग अलग क्षेत्रों में कृषि की व्यवस्था अलग अलग थी, तो क्षेत्रीय अंतर था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गरीबी का जो है वितरण था, तो बहुत सारा क्षेत्रीय अंतर था और यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय का प्रावधान था। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो, प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि क्षेत्र से संबंध है, और क्षेत्रीय अंतर मतलब क्षेत्र के हिसाब से अंतर, जैसे कि किसी क्षेत्र पर वर्षा होती है, किसी क्षेत्र पर वर्षा नहीं होती है, और किसी क्षेत्र पर ज़्यादा अमीर लोग हैं और किसी क्षेत्र में कम अमीर लोग हैं। तो ये है क्षेत्रीय अंतर और इन पर अंतर था। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र में 75% कृषि में संलग्न थे लोग, और जो है 25% विनिर्माण उद्योग यानी निर्माण करने में संलग्न थे द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब देखते हैं 1.8। 1.8 क्या है? आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या क्या था आधारित संरचना में? भारत में आधारित संरचना क्या होती है? आधारित संरचना का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश शासन के दौरान आधारित संरचनाएं बहुत ही खराब थीं। ठीक है, तो आधारभूत आधारित संरचनाएं जैसे कि सड़क हो गया, रेल हो गई यानी रेलवे हो गया, संचार हो गया, वायु और जल यातायात, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि एक देश को चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो आधारित संरचना, जो कि आधार है देश का। ठीक है, आधार है देश का, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो ये आधारित संरचना थी जिस पर जो है देश टिका हुआ है। वैसे देखा जाए तो आधारित संरचना क्या है? जो है मूल ज़रूरत जो है देश की वो है। ठीक है, जैसे कि सड़क है, देश में क्या है? सड़क अच्छी होनी चाहिए ताकि यातायात बढ़िया हो सके। ठीक है, रेलवे होना चाहिए ताकि आयात और निर्यात में बाधा ना हो, अच्छे से हो सके। संचार ताकि संपर्क स्थापित कर सकें एक दूसरे से और जो है अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकें। ठीक है, वायु और जल यातायात, वायु और जल के यातायात बेहतर होने चाहिए। तो ये चार हैं आधारित संरचना जो भारत में थी। तो भारत में जो यहाँ पर सड़क और रेल है, इनका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ धीरे धीरे, और ये जो है आगे बढ़ता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1.9 देखते हैं। 1.9 में क्या है? ब्रिटिश शासन का सकारात्मक योगदान। जो ब्रिटिश शासन था, क्या क्या सकारात्मक योगदान दिए हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिटिश शासन आए हैं, हमारे ब्रिटिश लोग जो हैं भारत में आए तो हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ काम किए हैं भारत में। ठीक है, भारत में कुछ काम किए हैं, उन्होंने काम किए हैं अपने लिए, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने जो काम किए हैं, उनका फ़ायदा अब हमें हुआ है। कैसे? देखिए ब्रिटिश शासन के सकारात्मक योगदान क्या रहे। उन्होंने तो अपने लिए किया, यानी सड़कें बनवाई, रेलवे बनवाया और रेलवे का विस्तार किया, संचार का विस्तार किया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आधारित संरचना है ना, आधारित संरचना का विकास किया किसने? ब्रिटिश लोगों ने क्यों किया? ताकि वो आयात निर्यात कर सकें, भारत से कच्चा माल ले जा सकें। रेलवे को बढ़ावा दिया कच्चा माल ले जाने के लिए और निर्यात वस्तु को लाने के लिए। ठीक है, रेलवे की व्यवस्था कर दी ताकि वो अपना काम कर सकें। लेकिन जब वो गए भारत से तो वही सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था में काम आने लगी, जैसे कि खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। यानी भारत पर क्या था? भारत कृषि पर जो है कृषि करता था, तो कृषि पर वो आत्मनिर्भर था। तो वो क्या हो गया? कृषि इतनी ज़्यादा कर ली भारत ने कि खाद्यान्न जो खाने की व्यवस्था समस्या थी पूर्णतः भारत से समाप्त हो गई। तो भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। उसके बाद यातायात के बेहतर साधन हो गए, क्योंकि सड़क का निर्माण किसने किया? यानी अंग्रेजों ने अपने लिए किया, और फायदा किसको मिला? हमारे देश को मिला। ठीक है, तो अकालों पर नियंत्रण हो गया, क्योंकि खाद्यान्न जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उत्पादन कर लिया है, तो अकाल पड़ने पर भी लोग यहाँ पर भूखे नहीं मरेंगे। यहाँ पर खाद्यान्न जो है इकट्ठा है और वो अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये फायदा हुआ। और मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, मुद्रा की अर्थव्यवस्था में अंग्रेज आए, यहाँ पर नोट की व्यवस्था चलाई, यानी जो है मुद्रा व्यवस्था चलाई, नई व्यवस्था लाए। तो क्या है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन किया, अंग्रेजों ने किया, और परिवर्तन करने से क्या हुआ? यहाँ पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो गई और लेन देन में आसानी हो गई। प्रभावपूर्ण प्रशासनिक तंत्र, अब अंग्रेज अपना प्रभावपूर्ण प्रशासनिक तंत्र चला रहे थे, अपना शासन कर रहे थे। उनके शासन से हमें क्या है सीखने को मिला कि कैसे एक अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप से
चलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं कि हमें देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, 5 पॉइंट पढ़े हैं जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान सकारात्मक योगदान दिया है हमारे देश में। किसने? ब्रिटिश लोगों ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया, यानी अब भारत को खाद्यान्न के लिए यानी खाने के लिए भूखा किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ा है। ठीक है, यातायात के बेहतर साधन कर लिए, उसके बाद अकालों पर नियंत्रण हो गया, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया, उसके बाद प्रभावपूर्ण प्रशासनिक तंत्र बना दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम 1.10 स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी? अभी हमने ये भी देखा था पुरानी वीडियो में, पिछले पार्ट्स में, कि कैसे जो है स्वतंत्रता के समय यानी जब भारत में औपनिवेशीकरण था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्थिति क्या है। अब देखते हैं, भारत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आ गई, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई थी। ठीक है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। बिल्कुल अर्थव्यवस्था चली रही थी जैसे ही स्वतंत्र हुआ था, यानी स्वतंत्र अभी देखिए हुआ है तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ही चल रही थी। क्यों? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो अंग्रेज थे, जो अर्थव्यवस्था चला रहे थे हमारे देश में, वही अर्थव्यवस्था चल रही थी, उनके द्वारा लाई गई अर्थव्यवस्था ही चल रही थी देश में। वो भले ही अंग्रेज चले गए हों, लेकिन हमारे देश के लोगों ने सीखा उनसे कैसे अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, उनके तौर तरीके, नियम कानून आदि जो थे वो सीखे। तो कैसे अर्थव्यवस्था एक देश को चलाया जाता है वो सारी चीज़ें सीखी, और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था उन्हीं की अर्थव्यवस्था को जो है उन्हीं की अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश को चलाया गया। तो यहाँ पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ही चल रही है। अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन आया, यानी आधी सामंतवादी, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को भी चलाया गया। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर देखिए भू बंदोबस्त प्रणाली, यहाँ पर कैसी प्रारंभ में सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, इसमें जो है अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या था कि भू बंदोबस्त प्रणाली जो थी, जैसे कि भू बंदोबस्त प्रणाली थी, भूमि की प्रणाली कैसे करना है, भूमि को कैसे जो है बांटना है। तो यानी भूस्वामी और किराएदार संबंध जन्म, क्या मतलब क्या है कि जो भूस्वामी थे, किराएदार थे, और को मतलब क्या किया गया, उनसे जमींदार थे, लगान लेते थे, तो उस पर क्या करता, कर वसूलते थे। तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है जमींदारों को सारी जमीन सौंप दी थी, उन्हें मालिक बना दिया था कि आपको करना है ये सब। लेकिन यहाँ पर अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था आई। ठीक है, इसने क्या है, इस समस्या को पूरा किया, समाधान किया इसका। आगे देखते हैं और क्या किया। आगे देखिए, आगे और समझते हैं। तो आगे और भी चीज है, आगे क्या है, गतिहीन अर्थव्यवस्था आई। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो ऐसी अर्थव्यवस्था चीज की बहुत स्लो चलती थी, बहुत ही कम धीरे धीरे गति करती थी, बहुत ज़्यादा तेजी से विस्तार करने वाली नहीं थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी पुरानी चीज़ों का उपयोग किया जाता था, पुरानी रणनीतियों का उपयोग किया जाता था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, कोई तकनीक नहीं थी, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था का छत बेछत अर्थव्यवस्था, इधर उधर अर्थव्यवस्था, कोई जो है यहाँ पर कोई तय नहीं था, छत बेछत थी, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर घिसावट होने लगी थी, अत्यधिक प्रयोग हो रहा था। छत बिछत मतलब इधर उधर पड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जैसे कह सकते हैं कि कोई नियोजन नहीं था, योजना नहीं थी, यानी छत बिछत अर्थव्यवस्था थी। विभाजित अर्थव्यवस्था बटी हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों में जो है बटी हुई विभाजित अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमने गतिहीन अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था जो है, और छत बिछत अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर विभाजित अर्थव्यवस्था, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, और जो है हमने औपनिवेशीकरण अर्थव्यवस्था को पढ़ा। तो यहाँ पर हमने इतनी सारी 6 अर्थव्यवस्था